Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज मैं बात करूँगी क्लास 10th के चैप्टर 9 दैट इज़ भोली। ये चैप्टर बेसिकली फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से लिया हुआ चैप्टर है। चैप्टर 9th है, काफ़ी लॉन्ग चैप्टर था, इसीलिए आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इसे 2 वीडियोस में बनाया है सेपरेटली। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। और आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक ज़रूर मेंशन कर दूँगी। आइए स्टार्ट करते हैं भोली चैप्टर। जैसे कि मैंने बताया था, एक लड़की थी जो कि अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी। 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे, 3 भाई थे, तीनों बाहर पढ़ते थे और लड़कियां जो थी उनमें से 2 की शादी हो गई थी। और जो ये 4th मतलब लड़कियों में 4th और पूरे भाई बहन में ये 7वें नंबर सबसे छोटी थी। बेसिकली इसके माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, गिरने की वजह से थोड़ी वीक हो गई थी जिसे हम कह सकते हैं। और फिर चिकन पॉक्स भी हुआ था, इसके स्मॉल पॉक्स इसके चेहरे पर हुआ था, जिसकी वजह से इसका फेस भी थोड़ा ख़राब हो गया था। तो इसे एक स्टैम्बरिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, हकलाने की। ये प्रॉब्लम बेसिकली तब होता है जब इंसान काफ़ी डर जाता है, किसी चीज़ को लेके आहत होता है, तब ये प्रॉब्लम अकर करती है हमारे बॉडी में। तो उससे बोलने में हकलाहट होती है। तो ये स्कूल जाती है, घर में तो इसे कोई ज़्यादा वैल्यू देता नहीं है। जब ये स्कूल जाना शुरू करती है तो इसकी मैम इसमें काफ़ी विश्वास दिखाती हैं, इसे सपोर्ट करती हैं थ्रू आउट और बोलती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, तुम अपनी बातों को अच्छे से बोलना सीख जाओगे। अब क्या होता है ये देखते हैं। Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? Bholi nodded. No, said it aloud. Yes, and Bholi herself was astonished and she had been able to say it. Didn't I tell you? Now take this book. The book was full of nice pictures and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. In 1 month you will be able to read this book. Then I'll give you a bigger book. Then I'll still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you and respect you. Will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. क्या होता है कि वो मैम से बोलती है, मैम उसका जब नाम बोलवाती है, भोली जब वो बोलना शुरू करती है तो वो बोलती है कि मैम, उसकी मैम बोलती है कि अब तुम बोलना सीख जाओगी। तो वो बोलती है मैम ऐसा सच में होगा क्या? तो उसकी मैम बोलती है तुम हर दिन स्कूल आओगी? तो वो सिर हिलाती, नॉड का मतलब होता है हामी भरना, सिर हिलाना। तो मैम बोलती है ऐसे नहीं, ज़ोर से बोलो कि तुम स्कूल आओगी रोज़। वो बोलती है ठीक है मैम आऊँगी, ऐसे करके वो बोलती है यस मतलब आऊँगी। उससे मैम उसकी एक बुक देती है जिसमें होल ऑफ पिक्चर्स रहते हैं, जैसे एनिमल्स के पिक्चर्स रहते हैं। उसे काफ़ी रिलेट कर पाती है वो, जैसे काऊ के पिक्चर को देख के उसे लक्ष्मी जो इसकी घर की गाय थी जिसे बेच दिया जाता है उसकी याद आती है। फिर मैम बोलती है कि इसे तुम कंप्लीट कर लोगी तो मैं तुम्हें दूसरी बड़ी बुक दूंगी, उसे कंप्लीट कर लोगी तो और बड़ी बुक दूंगी। तुम अपने गांव में सबसे ज़्यादा बोलने लगोगी, समझने लगोगी, अपनी बातों को समझाना भी सीख जाओगी। अब घर जाओ, कल सुबह फिर आना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with new hope and new life. Thus the years passed. The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at a railway station. क्या होता है, अब ये गांव धीरे धीरे टाउन में बदल जाता है। जैसे पहले विलेज होता है, फिर टाउन होता है, देन सिटी, मेट्रो सिटीज़ होता है। तो सबसे पहले एक छोटे तबके का गांव था। समय बीतता गया, वर्ष बीतते गए, वो गांव जो था विकसित होने लगा। वो प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल बन गया। वहाँ सिनेमाज खुलने लगे, हॉल्स खुलने लगे। वहाँ पे कॉटन का गिनिंग मिल जो होता है, मतलब कॉटन बनाने के लिए, यार्न में कन्वर्ट करने के लिए, वो सब खुलने लगे। उसके गांव में अब ट्रेन्स रुकने लगे, मतलब रेलवे स्टेशन बनने लगा। और ये जब मैम से मिली उसके बाद इसको सब कुछ काफ़ी ग्रीनरी, काफ़ी खूबसूरत लगने लगा। इसे एक नई दुनिया नज़र आने लगी। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then, shall I accept Bisambar's proposal?" "Yes, certainly," his wife said. "Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, a big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry." "That's right, but he is not so young, you know, almost the same age I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up." अब क्या होता है
एक दिन की बात है, खाना खाने के बाद रामलाल जो थे अपनी पत्नी को बोलते हैं कि क्या विशंबर्स का जो प्रपोजल है, रिश्ता है, उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, मतलब कोई भी रिश्ता आया है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। किस रूप में? भोली के शादी के लिए। तो भोली की माँ कहती है हाँ ज़रूर, उनका बड़ा घर है, अपना दुकान है, काफ़ी रुपए बैंक में है, मतलब अमीर लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, मोर ओवर सबसे बड़ी बात, वो लोग एक भी रुपया दावरी दहेज की बात नहीं कर रहे हैं, हमें वहाँ पर बात चलानी चाहिए। लेकिन जो रामलाल थे वो बोलते हैं कि लेकिन लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा यंग नहीं है, मतलब लड़की के एज का नहीं, काफ़ी बड़ा है, वो कम से कम वो रामलाल की एज का था, मतलब लड़की के फादर के एज का था। और जो उसकी पहली वाइफ के बच्चे होंगे वो ऑलमोस्ट भोली से भी ज़्यादा बड़े होंगे। So what does it matter? His wife replied, 45 or 50. It is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. Yes, I wonder what Boli will say. What will that witless one say? She is like a dumb cow. Maybe you are right, muttered Ramlal. उसकी वाइफ बोलती है, रामलाल की वाइफ मतलब भोली की माँ की, क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि वो कितने एज का है? अरे 45-50 साल का होगा, लड़कों के लिए इतनी एज ज़्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो दूसरे गांव से बिलोंग करता है, इसकी वजह से ना ही उसे उसके चेहरे के मार्क्स के बारे में पता है, ना ही उसकी सेंस कम है लड़की की, उसके बारे में पता है। तो हम लोग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो तुम्हारी बेटी हमेशा कुंवारी रह जाएगी। तो रामलाल भी बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, Boli lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. Bishambarnath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession का मतलब होता है कार्य विधि को आगे बढ़ाना. With the bridegroom riding a decorated horse, Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Boli's elder sisters, who had come for the occasion, were envious of her luck. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Boli, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. Garland the bride, one of his friends prompted Bishambarnath. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's waist. Bishambar took a quick glance. The garland remained poised in his hands. The bride slowly pulled down the veil over her face. अब क्या होता है, बारात आती है, लड़का आता है, लड़का तो उम्र में काफ़ी था, लेकिन सभी लोग खुश होते हैं। भोली के अलावा सभी लोग इसलिए खुश होते हैं कि कम से कम इसकी शादी हो रही है, और बाकी जो बहनें थी वो काफ़ी जलती हैं। काफ़ी इन्वेस्ट का मतलब होता है जेलस फील करना कि इसकी शादी काफ़ी अच्छे रिच घर में हो रही है। कोई ये नहीं देख रहा है कि वो कितने ट्रबल में है, बस रिच घर लोग देख के काफ़ी खुश हैं। वहाँ पर शादी की तैयारी होती है। पंडित जी कहते हैं, प्रिस्ट का मतलब होता है पंडित, पुजारी बोलते हैं कि लड़की को लेकर आओ। सब लोग लड़की को लेके आते हैं। वो पूरा घूंघट की रहती हैं। जैसे ही वो वरमाला का रस्म होने वाला रहता है, वो घूंघट हटाती हैं, और घूंघट हटाते वो रुक जाता है लड़का। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस. So what, you are not young either. Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. Ramlal went and placed his turban, his honor, at Bishambar's feet. Do not humiliate me, so take 2,000 rupees. No, 5,000, or we go back. Keep your daughter. Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. Then out with 5,000. Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. क्या होता है, लड़का बोलता है अपने दोस्त से कि लड़की के चेहरे पे काफ़ी मार्क्स है, अगर हम शादी करेंगे तो 5,000 रुपये लेंगे। तो रामलाल बहुत गिड़गिड़ाते हैं, विनती करते हैं कि 2,000 रुपये मान जाइए। वो बोलता है कि ऐसा होगा तो हम लोग बारात लेकर चले जाएंगे। अब रामलाल कहते हैं कि बारात चली जाएगी लड़की के दरवाजे से, तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और वो पैसे के जुगाड़ में लग जाते हैं। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me garland, he announced. अब क्या होता है, यहाँ पे लाइन देखिएगा, बिशंबर्स की जो लालच थी उसके चेहरे पर काफ़ी खुशी के भाव, जीत के भाव आती है। ट्रियम्फेंट स्माइल का मतलब होता है जैसे वो किसी विक्ट्री को प्राप्त किया हो। उसने गैम्बल का मतलब है कैसे जुआ खेलना, जिसे हम लोग कह सकते हैं किसी को लूट रहा था गलत तरीके से। अब बोलता है ठीक है 5,000 मिल गए, अब मुझे माला दीजिए, वरमाला दीजिए, मैं शादी कर लेता हूँ। गार्लैंड का मतलब होता है वरमाला। Once said the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither
anger nor hate, only cold contempt. Vishamba raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the will. Pitaji, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brother, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. क्या होता है, पहली बार तो घूंघट गलती से हट जाता है, इस बार वो हटाती हैं अपना वेल का मतलब होता है जो वो माथे पे पल्लू ली रहती है, हटाती है. और इस बार वो ना गुस्से में रहती है ना किसी नफरत में रहती है, बल्कि वो शांति से एकदम जोर से बोलती हैं कि शादी का जो वरमाला रहता है उसे फेंक देती है फायर में, आग में, और बोलती है कि जोर से बोलती हैं सबके सामने कि आप पैसे वापस ले लीजिए, मुझे शादी नहीं करनी है. देखिए यहाँ पे जो पिक्चर है ये जैसे वो लड़की है, ये लड़का है, ये लड़का के फादर कहीं होंगे, लड़की के फादर कहीं होंगे. ये साफ बोल देती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, आप पैसे वापस ले लीजिए. Ramlal was thunderstruck. The guests began to whisper, "So shameless, so ugly, and so shameless." Boli was, "Are you crazy?" shouted Ramlal. "You want to disgrace your family? Have some regard for your इज्जत." यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे यूज हुए हैं जो कि इंग्लिश नहीं लगते हैं, जैसे इज्जत यहाँ पर यूज़ हुआ है, लेकिन ये बेसिकली किसी के इमोशन को बताने के लिए यूज़ किया गया है. For the sake of your izzat, said Boli, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't. अब क्या होता है, उसके सब लोग डांटते हैं भोली को कि क्या तुम घर की इज्जत को तमाशा बना रही हो ऐसे सभी लोगों के सामने, क्या तुम्हें हमारी इज्जत की परवाह नहीं. वो बोलती है कि मैं फिर भी एक मन के लिए शादी कर लेती कि लड़का मुझसे बड़ा है, लेकिन मैं ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करूँगी जो कि इतना गिरा हुआ सोच रखता है, इतना लालच भरा उसका सोच है. What a shameless girl! We all thought she was a harmless, dumb cow. Boli turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb, driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? उसके आसपास जितनी आंटीज लोग होती हैं वो बोलती हैं कि क्या हमें तो पता ही नहीं था कि तुम बोलती भी, हम तो तुम्हें सीधी सादी एकदम गाय की तरह समझते थे जो कि जिधर ले जाओ उधर जाती है. तो वो बोलती है आपने ठीक कहा आंटी, इसीलिए आप एक ऐसे क्रिएचर के पास मुझे भेज रही थी जो इतना निर्दयी हो सकता है. मैं अब बोल सकती हूँ, क्या आप मेरी बात सुन सकती हैं? Bisambharnath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of a grief and shame. The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" अब क्या होता है, लड़का तो चला जाता है, लड़के के साथ साथ बैंड वाले कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है, वो भी गाना बंद करके जाने लगते हैं. भोली के पापा मुड़ के उससे कहते हैं कि तुमने क्या किया, अब तुमसे कौन शादी करेगा. And Sulekha said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school. And I learned so much. Isn't that, ma'am?" क्या होता है, सुलेखा बोलती है, एकदम शांति से बोलती है कि आप टेंशन नहीं लीजिए. इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में मैं और मम्मी इसी स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ पर हमारी स्कूल खुली है. मैम से भी यही बात को बोलती है, मैम भी शादी में प्रेजेंट रहती है. द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा. वहीं पे टीचर उसकी रहती है सुलेखा की, जो उसे पढ़ाती हैं, बोलना सिखाती हैं. वो सब ड्रामे को बहुत ऑब्जर्व कर रही थी. यस भोली, ऑफ कोर्स, सी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस. और वो जो मैम होती हैं वो बहुत अच्छे से बोलती हैं, ऑफ कोर्स तुमने सही बोला. और वो मैम को कहीं ना कहीं उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा चमक था, एक संतुष्टि का भाव था. सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि इसलिए था क्योंकि उसने जो पढ़ाया था, मैम ने उन्होंने जो पढ़ाया था, कहीं ना कहीं वो पूरा होते देख रही थी. एक लड़की को बोलना सिखा रही थी. आज वो लड़की इतना बोलने लगी थी कि गलत सही में फ़र्क करना समझ रही थी और किसी को समझा पा रही थी. इसलिए वो मैम को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी आर्टिस्ट को अपने जो टारगेट होते हैं उसको अचीव करने पे कंप्लीट फील होता है. इसे लिखा है के ए अब्बास ने. ऑथर का नाम याद रखिएगा, के ए अब्बास. ये चैप्टर बेसिकली बहुत अच्छा था. एक लेडी के लिए था जो कि गलत चीज़ों के प्रति आवाज़ उठाती है, वॉइस रेज करती है.
आज का वीडियो बस यही तक था। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।